दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट लोकेशन की नेक्स्ट सीरीज। देखिए, कल मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोकेशन बताई थी। आज करंट एस्पेक्ट में कहाँ पे कौन सी चीजें चर्चा में हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या क्या हमको उसमें पढ़ना है। आइए सबसे पहले बात करते हैं क्या है चर्चा में। अब यहाँ पे हार्न ऑफ अफ्रीका चर्चा में है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका चर्चा में क्यों है, पहले तो आपको मैं ये बता देता हूं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसलिए चर्चा में है क्योंकि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ड्रॉट है, सूखा है। और ये जो सूखा है, ये ऐसा बोला जा रहा है कि इस समय जो 21वीं सेंचुरी है अपनी, उसके बड़े सूखे में से एक है, ड्रॉट में से एक है, सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉट में से एक है। क्लियर हो गई बात। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से कंट्रीज आती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हॉर्न का मतलब होता है बेसिकली सींग। तो एक सींग के समान अफ्रीका के अंदर आप देखेंगे तो ये आपको दिख रहा है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया, ये चार मिलके बना रहे हैं क्या, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्लियर हो गई बात। और आपको ये बात बता देता हूं कि पहले इथोपिया और इरिट्रिया एक कंट्री हुआ करती थी। तो पहले हॉर्न ऑफ अफ्रीका में क्या होता था, तीन कंट्रीज आती थी। कौन कौन सी, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया। पर इरिट्रिया 1991 में इससे अलग हो गया और एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। तो इरिट्रिया और इथोपिया और सोमालिया और जिबूती, ये चार कंट्रीज हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको रेड सी दिख रहा होगा। ये रेड सी दिख रहा है। चलिए इस वाले मैप से अपन इस वाले में आते हैं। रेड सी आपको दिख रहा है। क्लियर हो गई बात। रेड सी किसका एक्सटेंशन पार्ट है, तो आपको यहाँ पे देखिए इस वाले मैप में इंडियन ओशियन दिख रहा है। इंडियन ओशियन के बाद गल्फ ऑफ अदान और गल्फ ऑफ अदान के बाद रेड सी। क्लियर हो गई बात। तो आइए इसमें मैं आपको समझाता हूं कि यहाँ पे ये क्या है। यहाँ पे है इंडियन ओशियन, ये है गल्फ ऑफ अदान और यहाँ पे है रेड सी, है ना। अब आपको ध्यान रखना है कि मेडिटेरियन सी का पार्ट क्यों नहीं बताया मैंने, क्योंकि इसको आप और अच्छा मैप में देखेंगे तो मेडिटेरियन सी के बाद लैंड यहाँ पे ब्लॉक्ड थी और इधर रेड सी था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रेड सी, फिर ये गल्फ ऑफ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा बाब अल मंदेब क्या होगी, स्ट्रेट होगी। और उसके बाद आगे गल्फ ऑफ अदान होगा और यहाँ इंडियन ओशियन होगा। क्लियर, यहाँ हो गया इंडियन ओशियन, यहाँ गल्फ ऑफ अदान, यहाँ रेड सी। और ये वाला इलाका ब्लॉक था। पर आगे मैं समझाऊंगा जिस दिन आपको स्वेज नहर बताऊंगा कि यहाँ पे मेडिटेरियन सी और यहाँ पे स्वेज नहर और रेड रेड सी के बाद यहाँ पे गल्फ ऑफ अदान आएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ रेड सी है, इसके ऊपर स्वेज नहर है, स्वेज कैनल है। ठीक है, रेड सी के बाद आपको यहाँ पे बाब अल मंदेब स्ट्रेट दिख रही होगी। और बाब अल मंदेब रणनीति से बहुत बड़ी स्ट्रेट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। क्यों, क्योंकि पूरे यूरोप का व्यापार इसी से होता है, पूरे एशिया से और पूरे सेंट्रल एशिया से। और आपको मैं बता दूं, ये छोटी सी स्ट्रेट है, 38 किलोमीटर की चौड़ी है मात्र। 38 किलोमीटर की विड्थ है, इससे ज्यादा की विड्थ यहाँ पे नहीं है। कहाँ पे, बाब अल मंदेब में। तो बाब अल मंदेब किसके किसके बीच में है, तो यमन, यहाँ देखना है आपको यमन, और यहाँ पे आपको जिबूती। यमन और जिबूती के बीच में कौन सी स्ट्रेट है, बाब अल मंदेब। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको मिटा देता हूं, आपको अच्छे से दिख जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे कौन सी स्ट्रेट है, ध्यान रखिएगा, बाब अल मंदेब। और यहाँ पे रेड सी स्वेज नहर से कौन आता है, शिप्स आती हैं और गल्फ ऑफ अदान होते हुए इंडियन ओशियन में पहुंच जाती हैं। तो अब एक चीज और पूछ सकता है कि भैया बाब अल मंदेब किसके किसके बीच में है, तो रेड सी और गल्फ ऑफ अदन, या तो यमन और जिबूती। क्लियर हो गई बात, इनके बीच में है। ध्यान रखिएगा कौन सा, अपना आपको पता होना चाहिए, बाब अल मंदेब स्ट्रेट। क्लियर हो गई बात। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्यों चर्चा में है, मैंने आपको बता दिया। बाब अल मंदेब किसके किसके बीच में है, यमन, जिबूती, या तो आपसे सी पूछे तो रेड सी और गल्फ ऑफ अदन के बीच में है। और रेड सी किसका एक्सटेंशन पार्ट है, किसका सीमांत क्षेत्र है, किसका मार्जिनल एरिया है, तो आपको पता होना चाहिए इंडियन ओशियन का मार्जिनल एरिया है रेड सी। क्लियर हो गई बात। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में। प्राणहेता में कालेश्वरम मंदिर में 12 दिन का प्राणहेता उत्सव खत्म हुआ है अभी। कितने दिन का, 12 दिन का। कब खत्म हुआ है, 24 अप्रैल को खत्म हुआ है। अब ये प्राणहिता या प्राणहेता है क्या, थोड़ा सा इधर अपन ध्यान देते हैं।
वे एक वर्धा नदी है जो बैतूल से निकली है, वर्धा जिला होते हुए महाराष्ट्र में ये मिलती है वेनगंगा से। अपनी वेनगंगा निकली यहां से, और ये किससे मिली भैया? वेनगंगा वर्धा से। वेनगंगा और वर्धा जहां पे मिलती हैं, इन दोनों के मीटिंग पॉइंट को प्राणहिता बोलते हैं। और उसके बाद प्राणहिता क्या करती है भैया? ध्यान रखिएगा, प्राणहिता गोदावरी से मिलती है, और गोदावरी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, बाएं हाथ की ट्रिब्यूटरी है। और आपको मैं बता देता हूं, ये और ज्यादा चर्चा में, ये ध्यान रखिएगा, जहां से वेनगंगा मिल गई और वर्धा मिल गई, दोनों जहां पे मिली तो प्राणहिता, और उसके बाद वो प्राणहिता के नाम से नदी आगे बढ़ती है, और किससे मिलती है? गोदावरी से। इसीलिए आप पढ़ते हो कि वेनगंगा नदी किसकी किस 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 ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा है, किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है? गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। क्यों है गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा? ध्यान दीजिए, वेनगंगा यहां से ये निकली, और ध्यान रखिएगा सिवनी के पारसवाड़ा पहाड़ी से निकली, और उसके बाद कहां पे आई? अपने बालाघाट, बालाघाट के बाद आई महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में इससे पेनगंगा भी मिली। यहाँ पे आपको कानन और पेच भी आती हुई मिलेंगी, पर अपन इनकी बात बाद में करेंगे जब इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, एमपी की ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तब। अभी इंडियन कंटेक्स्ट में यहाँ पे ध्यान रखिए, वेनगंगा और वर्धा जहां पर मिली तो प्राणहिता, और प्राणहिता आगे बढ़ी तो गोदावरी। अब आपको एक बात बता देता हूं, एक और कंटेक्स्ट, प्राणहिता जहां पे गोदावरी नदी से मिलती है, वो देखिए जगह कौन सी है? कालेश्वरम मंदिर है, कालेश्वरम गांव का नाम है, और इसी के नाम पे एक प्रोजेक्ट पड़ा है, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये भारत का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जिससे क्या हो, पूरा विदर्भ वाला इलाका क्या हो जाए? ड्रॉट प्रोन स्थिति से क्या हो जाए? ठीक हो जाए, और एक बहुत जल संपन्न इलाका बन जाए। क्लियर हो गई बात? तो गोदावरी नदी कहां से निकली है ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। त्र्यंबकेश्वर से निकली है, नासिक त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी निकली है, और कहां पे मिलती है? बे ऑफ बंगाल में। ये हो गई बात आपको क्लियर? और आपको पता है कि इसकी प्राणहिता एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी और आपको ट्रिब्यूटरी दिख रही होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि यहाँ पे इंद्रावती आ गई, यहाँ पे ध्यान रखिए दूसरे रिवर्स आ गई, ये आपको दिख रही हैं, आप इनको ध्यान मत दीजिए। अभी तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको ध्यान में देना है कि प्राणहिता जो है वो किससे मिलती है? गोदावरी से। और यहीं पे कालेश्वरम प्रोजेक्ट है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट क्या है? भारत का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, और ये प्राणहिता और गोदावरी के संगम में है। लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बोलेंगे किसे? मान लीजिए कोई भी चीज नीचे है, यहाँ पे है, अब इसे ऊंचाई में ले जाना है और लोगों को इरिगेट करना है, तो बड़े बड़े पंप्स लगाकर पानी को ऊंचाई पे पहुंचाया जाता है, दैट इज कॉल्ड लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। क्लियर हो गई बात? तो ये प्राणहिता उत्सव के कारण ये जो जगह है ये चर्चा में आ गई। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करें। अगली बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपको नहीं पता होगा, कुरिल आइलैंड की। किसकी बात करते हैं? कुरिल आइलैंड की। यहां आपको जापान दिख रहा है, यहां ऊपर आपको रसिया दिखेगा, ये भी थोड़ा सा रसिया का पोर्शन दिख रहा है, बट इधर भी आपको रसिया दिखेगा। अब ये जो कुरिल आइलैंड है ये एक विवादित क्षेत्र है। पहली बात तो बता दूं, ये पैसिफिक ओशियन में, ध्यान रखिएगा, पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में आता है। ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर रिंग ऑफ फायर पढ़ते हैं, तो ये रिंग ऑफ फायर में आता है। मतलब ये क्या है? वॉल्केनिक आइलैंड है। कौन सा आइलैंड है? वॉल्केनिक आइलैंड है, ज्वालामुखी द्वीप है। अब ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण कैसे होता है, पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए, ज्योग्राफी के अंदर होता क्या है समझिएगा। जब दो पैसिफिक प्लेट, ध्यान रखिएगा, महासागरीय प्लेट आपस में टकराई, तो जो भारी वाली होती है वो सबमर्ज हो जाती है और लाइट वाली ऊपर आ जाती है। जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो वहां पे क्या होता है? वॉल्केनिक आइलैंड्स का निर्माण होता है। क्लियर हो गई बात? तो जब दो पैसिफिक प्लेट्स टकराएंगी, जो दो महासागरीय प्लेट टकराएंगी, ध्यान रखिएगा, तो क्या होगा? ध्यान रखिएगा, वहां पे वॉल्केनिक आइलैंड्स का निर्माण होगा, और उसी के फलस्वरूप यहाँ पे बहुत छोटे छोटे आइलैंड दिख रहे हैं आपको, इसका सबका समूह है क्या? कुरिल आइलैंड। अब ये कंटेक्स्ट चर्चा में क्यों है? तो इसको साउथ कोरिल बोलता है रसिया, रसिया बोलता है ये हमारा पार्ट है, अभी इस समय रसिया के हिस्से में ही है। पर जापान इसको अपनी नॉर्थ टेरिटरी बोलता है और कहता है कि ये हमारे उत्तर में स्थित है, हमारा पार्ट है। मतलब जैसे पीओके वाला कुछ मुद्दा है, अपन उसके हिसाब से रिलेट करके देख सकते हैं कुरिल आइलैंड को। जापान इस आइलैंड को इलीगल ऑक्यूपाइड बाय रसिया बताता है, और जापान कॉल दिस आइलैंड एज नॉर्दर्न टेरिटरी ऑफ रसिया।
ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब क्या बोलता है, ध्यान रखिएगा, जापान इसको अपना क्या बोलता है, नॉर्दर्न टेरिटरी बोलता है। रशिया क्या बोलता है इसे, इसे अपना सर्दर्न कोरिल बोलता है। कौन बोलता है, रशिया सर्दर्न कोरिल बोलता है। जापान क्या बोलता है भैया, ध्यान रखिएगा, नॉर्दर्न टेरिटरी। अब यहाँ आपको अगली बात ध्यान रखनी है कि ये चेन ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड है, कोरिल आइलैंड पैसिफिक ओशियन में है। और आपको पता होगा क्या कि ये क्या है, दो पेनिनसुला को सेपरेट करता है, और पैसिफिक ओशियन और अपना ध्यान रखिएगा ओकात्स सागर जो है अपना, यहाँ पे ये आपको ये दिख रहा होगा ना, ये ओकात्स सागर है, ओकात्स सी है। यहाँ आपको यहाँ पे कहीं पे जापान का सी भी दिख जाएगा, और पैसिफिक ओशियन दोनों को क्या करता है, सेपरेट करता है। और यहाँ पे आपको ये भी बता दिया मैंने कि रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। क्लियर हो गई बात। आइए अगली बात करते हैं, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। आइए वर्ल्ड मैप में दिखा देता हूं थोड़ा सा। ये वर्ल्ड मैप देखिए, ये आपको जापान दिख रहा है, ये रसिया दिख रहा है, और जापान और रसिया के बीच में जापान सागर है, ये पैसिफिक ओशियन है, और ये है कोरिल आइलैंड। और कोरिल आइलैंड कैसे आइलैंड है, वॉल्केनिक आइलैंड है। और ये रिंग ऑफ फायर में आते हैं, ये भी आपको पता होगा। रिंग ऑफ फायर आपने पढ़ा होगा, पैसिफिक ओशियन के अंदर है। और वॉल्केनिक आइलैंड्स की क्या है, ये एक सीरीज है, और यहाँ पे भूकंप और ज्वालामुखी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो रसिया जो है कोरिल को साउथ कोरिल बोलता है, और जापान इसको अपनी नॉर्दर्न टेरिटरी बोलता है। इसलिए ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। कहाँ पे है कोरिल आइलैंड्स, पैसिफिक ओशियन में। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बनिहाल, और अपना ध्यान रखिएगा, क्या है, काजी कुंड। काजी गुंड और बनिहाल हाईवे टनल ओपनिंग सून यहां लिखा है, जो कि ओपन हो चुकी है। कब, 24 अप्रैल को। जब अभी अपने मोदी जी कहां गए थे भैया, जम्मू कश्मीर गए थे। आप लोगों को पता होगा 24 अप्रैल को जो भी पंचायती राज से रिलेटेड अवार्ड्स थे वो जम्मू कश्मीर में दिए गए, और 370 हटने के बाद मोदी जी की पहली विजिट थी जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में 370 खत्म होने के बाद मोदी का इस राज्य में पहला दौरा था, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का 24 अप्रैल को हुआ था। जम्मू कश्मीर की अपनी यात्रा में 3100 करोड़ रुपए की लागत से बनिहाल काजीकुंड रोड सुरंग, बनिहाल काजीकुंड रोड टनल, ये आपको रोड टनल दिख रही है। क्लियर हो गई बात, बनिहाल और काजीकुंड के बीच में। ध्यान रखिएगा ये 8.45 किलोमीटर की है, और इसने 16 किलोमीटर रास्ते को कम कर दिया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बनिहाल को काहे से जोड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा, कौजी कुंड को, काजी गुंड को। क्लियर हो गई बात। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत करंट कंटेक्स्ट में है। तो आइए अब अपन इसको मैप में देख लेते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये है बनिहाल पास, ये मैप में देखिए, ये है बनिहाल पास। अब बनिहाल पीर पंजाल श्रेणी में है, पीर पंजाल रेंज में है कौन, बनिहाल पास, बनिहाल दर्रा। मैंने जब पासेस पढ़ाए थे तो उसमें था, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, और समुद्र तल से 2832 मीटर ऊपर है। और पीर पंजाल श्रेणी में स्थित यह दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बनिहाल पास कनेक्ट जम्मू टू कश्मीर। क्लियर हो गई बात। और इसको बनिहाल का अर्थ क्या होता है, हिमावात, हिमावात। और ये किस जिले में है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक पीर पंजाल पास भी है और एक बनिहाल पास भी है। बाकी पासेज आपको यहाँ दिख रहे होंगे, खारदुंगला दिख रहा होगा, ये लद्दाख में आता है। बुरजिल आपको दिख रहा होगा, जो जिला जम्मू कश्मीर में आता है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में आता है, बनिहाल जम्मू कश्मीर में आता है। ठीक है, बाकी ये आप एक बार हमारे पासेस की सीरीज को देखिएगा तो ये सारे पासेस आपको समझ में आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात। अभी तो अपन का डिस्कशन में था बनिहाल पास, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, काजीगुंड और बनिहाल के बीच में जो टनल बनी है 8.45 किलोमीटर की, अपन ने उसको समझा दिया। ये 24 अप्रैल को इनॉग्रेट हुई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए अगली बात करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट था। आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, वहां आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, और आपको करंट अफेयर और स्पोर्ट्स की क्लासेस मिल जाएंगी। हमारी स्पर्धा नाम की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। हमारे इरा इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू वेरी मच।